एक समय ऐसा था कि राजस्थान को दे आर नॉट कंसिडरिंग कि ये गुड है अगर हेल्थ केयर की बात आती है, बट नाउ वी आर लीडिंग इन हेल्थ केयर सेगमेंट। कैसे ये चेंज आया है और कैसे और आपको लगता है कि चेंज आने वाला है, क्या आपका विजन इसको लेकर क्या? और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं जर्मनी में ही सेटल हो जाता। ये मेरा मकसद था कि यहाँ के लोगों की सेवा करूँ, क्योंकि वहाँ तो देखिए ये सब फैसिलिटीज पहले से ही अवेलेबल थी। जयपुर एक मेडिकल हब बन के उभरा है, यहाँ पर बहुत एडवांस ट्रीटमेंट हो रहा है आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड। लेकिन पेशेंट हमको आके बोलते हैं कि सर वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो 4 से 5 लाख में हो रहा है और आपके यहाँ पे 70 से 80 हज़ार में हो रहा है, तो जमीन आसमान का अंतर आता है। लेकिन आर्मी के लोगों को जब आप फिट करते हैं और फिर वो जाके देश की सेवा करते हैं तो उससे भी काफी गर्व की अनुभूति होती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब उनको मेडल मिला है तो पहले घर पे बाद में फोन करते हैं और पहले मुझे फोन करते हैं कि सर आपकी वजह से आज मैं देश सेवा कर पाया। तो उन लोगों को पैरा ट्रूपर्स नहीं बनाया जाता। अब अगर आप पैराशूट से कूद रहे हैं और आपका शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, क्योंकि आप पैराशूट को मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप सीधे जमीन पे गिरेंगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। Rajasthan Visionary Summit 2025, celebrating leaders, creating legacy. नमस्ते नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संजीवनी बिल्ड होम प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ राजस्थान, ड्रिवन बाय महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज, गुड न्यूज पार्टनर रितु आईवीएफ, एनर्जी पार्टनर आईएनए सोलर, नॉलेज पार्टनर जमुना विद्यापीठ एंड आवर हेल्थ केयर पार्टनर इज निविक न्यूरो ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जब बात आती है स्पोर्ट्स इंजरी की तो कई लोगों का जो सपना होता है स्पोर्ट्समैन बनने का, वो सपना ही जो है धरा रह जाता है। कई बार हमारे सपने इसलिए जो है टूट जाते हैं क्योंकि हमें सही जो है ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। लेकिन आज एक ऐसे विजनरी से मैं आपको मिलवाने वाला हूं जिन्होंने कई सारे यंगस्टर्स का जो आर्म्ड फोर्सेस में जाने का सपना था उसे साकार किया है अपनी स्पोर्ट्स इंजरी जो उनकी एक्सपर्टीज है उसके जरिए। जो हम बात करते हैं घुटनों में प्रॉब्लम आ गई है या जो है टखने में प्रॉब्लम आ गई है, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, इसके चलते कई बार लोगों के जो सपने वो टूट जाते हैं। लेकिन ये ऐसे कई सपनों को पूरा कर रहे हैं जिन लोगों की दिक्कतें थी। आज के हमारे जो मेहमान है वो है डॉक्टर नवीन शर्मा जी, सीनियर ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन, एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल जयपुर से। स्वागत है सर आपका। और आपके बारे में बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि घुटने टखने और स्पोर्ट्स इंजरी के चलते जो डिफेंस में नहीं जा पाए उन निराश युवाओं के लिए ये उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं डॉक्टर नवीन शर्मा साहब। एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल में ये जो है कमाल कर रहे हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन है। और ढेर सारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने इनसे सक्सेसफुल सर्जरी करवा के आर्म्ड फोर्सेस जो है ज्वाइन किए। आपको यूट्यूब पर सिल्वर बटन भी मिला है तो उसके लिए बधाई। और आप अपने यूट्यूब चैनल से जो है कार्टिलेज की बात आती है, लिगामेंट इंजरी की बात आती है, उससे जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं सर, तो आभार है उन सब की ओर से। थैंक यू। तो शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्योंकि यूट्यूब चैनल से अपने पर्सनली जो है काफी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, फिर भी लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं और हम स्पोर्ट्स इंजरी की तरफ बढ़े और उस तरीके आपके एक्सपर्टीज की बात करें उससे पहले कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं। कुछ लोगों के घुटनों से जब कट कट की आवाज आती है तो उन्हें चिंता होती है कि मैं तो बड़ी कम उम्र का हूँ, यंगस्टर हूँ अभी, और अभी से क्या मेरा बुढ़ापा आ गया। इसको आप क्या क्लेरिफाई करना चाहेंगे? जो घुटनों में कट कट की आवाज आ रही है, ये क्या बहुत बड़ा खतरा है? घुटनों से जो कट की आवाज आती है इसके बारे में पेशेंट काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि जैसे वो उठते बैठते हैं या फिर कोई जिम में भी जाते हैं और स्क्वाट करते हैं, लंजेस करते हैं और साउंड आने लग जाती है तो एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि कहीं मेरे कम उम्र में बुढ़ापा तो शुरू नहीं हो गया, या ऐसे कैसे आवाज आ रही है, क्या मैं पहले जैसे दौड़ पाऊंगा, स्पोर्ट्स खेल पाऊंगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि घुटनों में कटकट की बीमारी जो है, आवाज आना, वो कोई बीमारी का लक्षण नहीं है। अच्छा। अगर उसके साथ पेन एसोसिएटेड नहीं है, अगर स्वेलिंग नहीं हो रही है और सिर्फ आपकी आवाज आती है तो आपको बिना किसी चिंता के इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा। कटकट की आवाज आना किसी बीमारी का लक्षण नहीं है। कटकट की आवाज के साथ अगर बाकी एसोसिएटेड लक्षण आते हैं आपके, जैसे कि आप घुटने में स्वेलिंग आने लग गई है या घुटना लॉक होने लग गया या दर्द हो रहा है, तब हम ये मानते हैं कि वो बीमारी है। पर अगर सिर्फ कटकट की आवाज की वजह से आप पैनिक हो रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कटकट की आवाज को आप आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, ये किसी बीमारी का लक्षण नहीं है। क्या बात है। तो ये कटकट की आवाज आती क्यों है वैसे, अगर इसके पीछे का आप बताएं? कटकट की आवाज के लिए लोग ये मानते हैं, जो साइंस कहती है कि हमारे घुटने में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जब हम सडन मूवमेंट करते हैं तो एक नेगेटिव सक्शन क्रिएट होता है और उसकी वजह से वो साउंड आने लग जाती है। और कभी कभी हमारी थाई मसल्स की वीकनेस की वजह से जो नी कैप है वो फीमर को टच करती है तो उसकी वजह से भी कटकट की आवाज आती है। इसके अलावा घुटने में जो लूज बॉडीज, कोई पत्थर का टुकड़ा बन जाता है, पत्थरी बन जाती है, तो उससे भी कटकट की आवाज आती है। तो एसोसिएटेड सिम्टम्स हो तो वो चिंता की बात है। लेकिन अगर वो साइनोवियल फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से आ रही है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा पैर में भी होता है जो पैर, घुटने, कंधे, कहीं पे भी आपके कटकट साउंड बन सकता है तो उसको चिंता की कोई बात नहीं होती है, अगर उसके साथ कुछ दर्द या सूजन नहीं हो रहा हो तो। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी एक शंका थी, डाउट था, वो आपने क्लियर कर दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर नवीन शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट क्या है, मतलब जिससे आप कमाल कर रहे हैं और
किन लोगों को वैसे इसका खतरा होता है स्पोर्ट्स इंजरी का? देखिए अब हम पुराने समय में जब देखते थे तो ज्यादातर लोगों को फ्रैक्चर होते थे और फ्रैक्चर जुड़ जाते थे, लेकिन वो थोड़े बहुत लंगड़ा के चलते रहते थे और लोग एक्सेप्ट करते थे कि भैया थोड़ा बहुत लंगड़ाहट तो रहेगी अगर फ्रैक्चर का इलाज हुआ है। लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई, पता चला कि हमारे हाथ और पैरों में हड्डियों के अलावा जोड़ने वाले संरचना जैसे लिगामेंट और कार्टिलेज भी होते हैं, वो रस्सी की तरह होते हैं जो दोनों हड्डियों को कनेक्ट करते हैं। तो जब एमआरआई का आविष्कार हुआ तो लोगों को पता चलने लगा कि भाई लिगामेंट जैसी भी कोई चीज होती है। और आजकल के परफेक्शन के जमाने में लोग 100% रिकवरी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाए। तो ये लिगामेंट इंजरीज है, इनका पता चला और अब लिगामेंट का जो ट्रीटमेंट है वो पिछले 10-12 साल में बहुत इवॉल्व हुआ है। इनिशियली जो लिगामेंट की इंजरीज होती थी वो ज्यादातर स्पोर्ट्समैन को ही होती थी क्योंकि उनकी बोन्स तो बहुत स्ट्रांग होती है, तो जब वो गिरते पड़ते हैं तो उनके फ्रैक्चर नहीं होते, उनके लिगामेंट्स टूटते थे। उसके लिए क्योंकि फॉरेन में तो आप जानते हैं लिगामेंट जो स्पोर्ट्स का चलन है वो बहुत पहले से ही था, तो स्पेशली जर्मनी ऐसा कंट्री था जहां पर कि मैंने फेलोशिप की, वहां पर लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट सबसे पहले इवॉल्व हुआ। और आज तो यूरोप के लगभग हर कंट्री में ही एडवांस लिगामेंट का ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा अब तो साउथ कोरिया और अमेरिका में भी लिगामेंट का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्समैन को ही पहले ज्यादा होती थी, लेकिन आजकल के जमाने में तेज बाइक राइडर्स हैं, बाइक से गिरते हैं, उनके भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि जो पैरा ट्रूपर्स हैं, आर्मी के लोग हैं, क्योंकि उनको काफी हार्डकोर ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उनके भी लिगामेंट इंजरी हो सकती है। लिगामेंट इंजरी का जो स्पेक्ट्रम है स्पेशली है 20 साल से लेके और आप मानिए 40 साल के लोगों के बीच, क्योंकि इस उम्र में हड्डियां तो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो जब आप गिरोगे तो हड्डियां तो नहीं टूटेंगी लेकिन लिगामेंट टूट जाते हैं। तो एमआरआई के द्वारा इन लिगामेंट्स के बारे में पता किया जाता है, चाहे वो नी का लिगामेंट हो, चाहे वो शोल्डर का हो या एंकल का हो, और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। कितनी कॉमन है इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज हमारे जो 11 टीम मेंबर्स हैं क्रिकेट के, उनमें से 7 लोगों को लिगामेंट इंजरी है। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि रविंद्र जडेजा लिगामेंट का ट्रीटमेंट करा चुके हैं, आकाश चोपड़ा करा चुके हैं, टी नटराजन करा चुके हैं, चेतेश्वर पुजारा करा चुके हैं, श्रेयस अय्यर करा चुके हैं, तो बहुत कॉमन हो गई। ऋषभ पंत की तो हम सब ने सुनी थी कि 3 लिगामेंट की इंजरी हुई थी, लेकिन आप देखिए कि साइंस कितनी इवॉल्व हो चुकी है। आज से 10 साल पहले अगर 3 लिगामेंट की इंजरी होती थी तो स्पोर्ट्समैन का कैरियर खत्म हो जाता था, लेकिन अब दोबारा से वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो लिगामेंट का जो ट्रीटमेंट है आजकल बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। इसी की मैं बात करता हूँ आगे बढ़ते हुए। अभी जैसा मैं बता रहा था आपके इंट्रोडक्शन में कि काफी सारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने आपसे सर्जरी करवाई और सक्सेसफुल सर्जरी के बाद वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो डिफेंस में जो जाने वाला कैंडिडेट है हम उसकी बात करते हैं, जो आपकी वजह से करियर बना पाया है, जो अब आपको थैंक यू बोलता है। हाउ डू यू फील? बहुत गर्व की अनुभूति होती है क्योंकि देश सेवा के कई तरीके हो सकते हैं। आप आर्मी में जाते हैं और देश की सेवा करते हैं, वो तो एक सेवा है ही, लेकिन आर्मी के लोगों को जब आप फिट करते हैं और फिर वो जाके देश की सेवा करते हैं तो उससे भी काफी गर्व की अनुभूति होती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब उनको मेडल मिला है तो पहले घर पे बाद में फोन करते हैं और पहले मुझे फोन करते हैं कि सर आपकी वजह से आज मैं देश सेवा कर पाया। क्या बात। स्पेशली एक ग्रुप है पैरा ट्रूपर्स जिनका काम होता है कि वो हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से नीचे कूदते हैं, तो इन लोगों के शोल्डर डिसलोकेशन की इंजरी हो जाती है जिसमें कि इनका कंधा उतर जाता है। अब अगर आप पैराशूट से कूद रहे हैं और आपका शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, क्योंकि आप पैराशूट को मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप सीधे जमीन पे गिरेंगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उन लोगों को पैरा ट्रूपर्स नहीं बनाया जाता, उनको ये कह दिया जाता है कि जब तक आपका शोल्डर सही नहीं होगा आप पैरा ट्रूपर की जॉब ही नहीं कर पाओगे। वो लोग जब मेरे पास आते हैं और हमने शोल्डर डिसलोकेशन के पैरा ट्रूपर्स के करीब 50 से ज्यादा लोगों की सर्जरी की है और अब वो दोबारा पैराशूट के साथ लैंडिंग करते हैं, मेरे को वीडियोस बना के भेजते हैं कि सर आपकी वजह से हम दोबारा पैरा ट्रूपर बन पाए, तो वो बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि आप लोगों को बिल्कुल बैक टू ट्रैक ले पाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो जो जिन लोगों का ऐसा सर अभी डाउट चल रहा है उनको आप क्या मैसेज दोगे, जो मतलब तैयारी करना चाह रहे हैं बट उनको लग रहा है कि अब ये फिर इंजरी होगी, कैसे क्या होगा हमारा? देखिए इंजरी जब भी होती है तो इंसान के लिए हताशा तो रहती है कि मैं दोबारा बैक ट्रैक पे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, कल को ऐसा नहीं हो कि मेरी दोबारा इंजरी हो जाए। और फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी का जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया शुरुआत यूरोप से हुई थी तो बहुत कॉस्टली हुआ करता था, लेकिन पिछले 8-10 साल में हम लोगों ने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशली इंडिया में जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अफोर्डेबल बना दिया है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो एक ACL घुटने की लिगामेंट इंजरी की कॉस्ट यूरोप के अंदर करीब 55 लाख रुपए आती है और हमारे हॉस्पिटल में 70,000 रुपए आती है। तो आप सोच सकते हैं कि काफी सारे अंतरराष्ट्रीय एथलीट्स भी अब हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि एथलीट्स के साथ और पैरा ट्रूपर और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं लोगों की एक इशू फाइनेंशियल भी रहती है, इतने अफोर्डिंग नहीं होते क्योंकि जॉब भी इनकी स्टार्ट नहीं होती और घर वाले भी एकदम से सपोर्ट करने के लिए मना कर देते कई बार कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम लोग दोनों तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प हो रही है क्योंकि कम खर्च में हो रहा है, दूसरा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से वो एक्सरसाइज घर पे ही बैठे कर पा रहे हैं। हर जगह अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो मेरे चैनल को देख के वो एक्सरसाइज करते हैं, तो गांव देहात के लोग भी अब दोबारा से आर्मी में फिट हो पा रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये ट्रीटमेंट और अफोर्डेबिलिटी की हम बात करें, थोड़ा और आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें, लोगों को बताना चाहें।
कि कहीं कोई चिंता की बात नहीं है? अगर ट्रीटमेंट हम इसकी बात करें, सर्जरी की बात करें। जो सर्जरी है वो आजकल बहुत ही कम खर्च में हो रही है, जो हम लोग कोशिश करते हैं हमारे हाँ। हॉस्पिटल के अंदर हाँ। सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस बढ़ाकर, हाँ। क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है वो डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट के लिए। हाँ। और इसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो लगभग 50 to 60% कम हैं अगर आप कंपेयर करें बाकी राज्य जैसे महाराष्ट्र से, हाँ। दिल्ली हाँ। से या हाँ। तमिलनाडु से, जो कि ट्रेडिशनल सेंटर माने जाते थे स्पोर्ट्स इंजरी के। हाँ। राजस्थान को पहले इनिशियली लोग हेल्थ में बहुत अच्छा नहीं मानते थे, हाँ। लेकिन आज हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें न केवल राजस्थान के बल्कि महाराष्ट्र के, हैदराबाद के, बेंगलोर के, ऐसे शहरों के जो कि टायर 1 सिटी माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि भाई वहां तो टियर 1 सिटीज हैं कि हाँ। बहुत ही हाई क्वालिटी फैसिलिटीज हैं। हाँ। लेकिन पेशेंट्स हमको आके बोलते हैं कि सर वहां पे जो ट्रीटमेंट है वो 4 से 5 लाख में हो रहा है और आपके यहाँ पे 70 से 80 हजार में हो रहा है, तो हाँ। जमीन आसमान का अंतर आता है। हाँ। तो खुश होके आते हैं, और एक मेडिकल टूरिज्म भी है, जयपुर तो टूरिस्ट सिटी है हाँ। और वेल कनेक्टेड है, तो इसका भी वो फायदा ले पाते हैं। इसी पर मैं बात करना चाहूंगा कि अभी आप बता रहे थे कि एक समय ऐसा था कि राजस्थान को दे आर नॉट कंसिडरिंग कि ये गुड है अगर हेल्थ केयर की बात आती है, बट नाउ वी आर लीडिंग इन हेल्थ केयर सेगमेंट। कैसे ये चेंज आया है और कैसे और आपको लगता है कि चेंज आने वाला है? क्या आपका विजन इसको लेकर के आता है? राजस्थान में चेंज इस प्रकार से आया है कि जब हम सब डॉक्टर्स, जो हमारी जनरेशन और हमसे जस्ट पहले वाली जनरेशन है, वो लोगों ने बाहर ट्रेनिंग की। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जर्मनी और साउथ कोरिया से ट्रेनिंग की थी, और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं जर्मनी में ही सेटल हो जाता। ये मेरा मकसद था कि मैं पेरेंट्स के साथ ही रहूं और यहाँ के लोगों की सेवा करूं, क्योंकि वहां तो देखिए ये सब फैसिलिटीज पहले से ही अवेलेबल थी। तो उस जनरेशन ने यहाँ पे आए हैं, काफी सारे मेरे साथ के बहुत सारे कलीग्स हैं जो यहाँ पे आए हैं राजस्थान में। जयपुर एक मेडिकल हब बन के उभरा है, यहाँ पर बहुत एडवांस ट्रीटमेंट हो रहा है आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड। तो इस वजह से काफी लोगों के अंदर हुआ है। दूसरी बात ये थी कि अगर चार्जेस का कंपैरिजन किया जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश या कर्नाटक या तमिलनाडु जो ट्रेडिशनल बड़े सेंटर्स थे, उसकी तुलना में राजस्थान में चार्जेस बहुत कम पड़ते हैं। दूसरा, भीड़ भाड़ भी कम है, इजीली आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि बॉम्बे में एक साथ आपको 2 या 3 जगह जाना है तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, जबकि आप जानते हैं जयपुर में ट्रैफिक की इतनी बड़ी प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है। तो पेशेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है, उनका स्टे बहुत कंफर्टेबल रहता है और फाइनेंशियली भी उनको अच्छा लगता है। दूसरा, जयपुर वेल कनेक्टेड भी है, तो इजीली लोग आते रहते हैं। अच्छा, मारवाड़ी सब जगह फैले हुए हैं तो उनके लोकल कनेक्शंस भी होते हैं। तो रिसेंटली अभी कल ही कलकत्ता से एक पेशेंट ने आके ट्रीटमेंट करवाया है। अच्छा। उसने 5-7 जगह रिसर्च की थी, सूरत में, अहमदाबाद में, सब जगह, और उसको सबसे अच्छा राजस्थान का ऑप्शन लगा, तो वो आया और उसने इलाज करा के वो कल ही वापस गया है। क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत लोगों के चेहरों पर आप मुस्कान ला रहे हैं, बहुत फैमिली की जो है खुशियां आपने लौटाई हैं। मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहूंगा कि आने वाले समय में कैसा आपको दिख रहा है, अगर हम इसी सेक्टर की बात करें, जयपुर में या राजस्थान की ओवरऑल हम बात करें, क्योंकि रिसेंटली आप राजस्थान विजनरी समिट में विजनरी अवार्ड से भी सम्मानित हुए हैं। आपका विजन क्या आपको लगता है? देखिए, जो भी हेल्थ की जो फैसिलिटीज है, इसमें हमेशा लोगों का प्रयास ये रहना चाहिए कि ये कोई बिजनेस तो है नहीं, आप इसको 2+2 4 करके नहीं सोच सकते। जो पेशेंट आया है वो दुखी है, उसको इंजरी हो रखी है, और वो आने वाले 2-3 महीने जब तक वो फिट नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा कमाएगा भी नहीं। जहां तक अपन मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो उसका भी कवरेज इंडिया में अभी इतना नहीं है कि हर कोई मेडिक्लेम अफोर्ड कर पाए। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट को सस्ता तो इलाज मिले, लेकिन उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि उसको कुछ ऐसा इलाज मिले कि वो सोचे कि शायद अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं ज्यादा अफोर्ड कर पाता। तो जो हम ही कहते हैं कि भाई क्वालिटी केयर बट एट द बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, तो उससे पेशेंट को ये रिलीफ होता है कि भाई आज चाहे मेरे पास पैसे कम भी हों तो भी मैं वो ट्रीटमेंट करवा पा रहा हूँ कि जो अगर आज मैं अमेरिका में होता तो वो ट्रीटमेंट होता, या मैं जर्मनी में होता तो वही ट्रीटमेंट होता। अभी आपने जर्मनी की बात की, और जर्मनी में जैसा बता रहे हैं कि फेलोशिप के टाइम आप वहां थे, आपका कब इस फील्ड में जो इंटरेस्ट जगा कि मुझे स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर के या स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन बनना है, ऑर्थोपेडिक जो है इस फील्ड में जाना है? 2005 की बात है, जब मैं यहाँ पे राजस्थान में काम कर रहा था। मैंने अपनी MBBS खत्म कर ली थी और मेरा सिलेक्शन हो चुका था KEM हॉस्पिटल मुंबई के अंदर। अच्छा। लेकिन मेरे को जाने से कुछ महीने बाकी थे, तो मैंने सोचा कि उस समय का उपयोग करता हूँ, जयपुर के कुछ हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस लेता हूँ कि भाई कैसा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस, क्योंकि MBBS के दौरान हमारे को सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो जब मैं गया तो मैंने चीज महसूस की कि उस वक्त जब भी किसी राजस्थान के बच्चे को स्पोर्ट्स इंजरी होती थी तो या तो वो वेट करते थे कि कोई बॉम्बे या दिल्ली से डॉक्टर आएंगे और करेंगे, इसके लिए 1-2 3-3 महीने की वेटिंग रहती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि आज नहीं तो कल जब मुझे जयपुर आना है तो मैं कुछ ऐसा सीख के आऊं कि यहाँ के लोगों को बॉम्बे नहीं जाना पड़े, बल्कि यहीं पे वो ट्रीटमेंट हो जाए। तो जब मैं अपने हॉस्पिटल KEM गया तो मैंने उनको यही बोला कि भाई मेरा जो रुझान है वो स्पोर्ट्स इंजरी का। वो लोग भी काफी चौंके कि भाई आप बेसिक ट्रॉमा क्यों नहीं सीखना चाहते, जो कि ब्रेड एंड बटर होता है। ट्रॉमा ज्यादातर लोग
फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जब बॉम्बे आया हूँ, इतना सेक्रीफाइस करके घर से बाहर आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सीख के जाऊँ जो वहाँ नहीं हो रहा हो, ताकि उन लोगों की सही सेवा हो सके। और जब मैं आया 2008-9-10 के आसपास, मैंने यहाँ पे जब ट्रीटमेंट चालू किया तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी और स्पोर्ट्स का कल्चर भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आप प्रो कबड्डी लीग, आईपीएल, ये सब आने से अब लोगों में अंदर स्पोर्ट्स का काफी रुझान आया है और इस वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज भी बढ़ रही है और लोग ट्रीटमेंट के लिए अब अहमदाबाद या बॉम्बे का रुख ना करके जयपुर में रुक भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। चलो, आपने आपके यूट्यूब चैनल पर जब आप बात करते हैं, लोगों को जब गाइड करते हैं और लोगों के आपके पास में, आई एम श्योर, जैसा आपने बताया कि गांव देहात में जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो वहां से तैयारी कर रहे हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आप मुफ्त में ये सब सारा जो ज्ञान है वो शेयर कर रहे हैं। उनके कई बार मैसेजेस आते होंगे कि सर आपसे हम एकलव्य बन के ही सीखते रहे सर और कमाल कर दिया, तब आपको कैसा फील होता है? मुझे अच्छा फील होता है और ऐसा लगता है कि भाई हम समाज के लिए कुछ कर पाए। जो मेरा चैनल था उसका मकसद, कोरोना के दौरान मैंने ये चीज रियलाइज की थी कि लोगों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उस जमाने में ये होता था कि जब भी किसी को घुटने या कंधे में कोई दिक्कत होती थी, गांव देहात में वो लोग भेड़ के दूध की मालिश करना स्टार्ट कर देते थे। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि वो एरिया काफी हार्ड हो जाता है, तो डेफिनेटली आपके लिगामेंट तो थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो जॉइंट हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है। अच्छा। यानी आप ये मान लीजिए कि अगर वो 100% डैमेज था तो 30-40% फंक्शन आ जाते हैं, लेकिन 80% हमेशा के लिए, मतलब 70% वो जॉइंट खराब हो जाता था। भेड़ के दूध की जो बिक्री थी वो इतनी ज्यादा थी, माना जाता था कि वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। डॉक्टर्स तक के पास लोग आ जाते थे कि सर हम भेड़ के दूध के सप्लायर्स हैं और आपके कोई पेशेंट हैं फ्रैक्चर वाले तो आप बता देना, हम उनके घर पे भेड़ के दूध की डिलीवरी तक करा देंगे। हमने कोरोना के दौरान ये मकसद बनाया है लोगों को ये बताना कि भाई जब भी जॉइंट में कोई चोट लगे तो आपको आइस लगानी है, सिर्फ बर्फ की सिकाई करनी है, किसी तरह की कोई मालिश नहीं करनी है। जितना जल्दी हो सके एक्सरे एमआरआई करा के एक्सपर्ट को दिखाना है। और अब पिछले कुछ समय से जो आइडिया हमें लगा है, कम से कम 30 से 40 लाख घरों में हमने भेड़ के दूध की जो बिक्री थी उसको रुकवाया है। मालिश के लिए जो उसका दुरुपयोग हो रहा था, अभी मैं कुछ दिनों पहले अजमेर घूमने गया था और वहां पे ट्रैकिंग करते वक्त जो राइडिंग हो रही है उसमें ही मेरे को ड्राइवर ने बोला कि सर हमारे यहाँ भेड़ का दूध बहुत इजीली मिल जाता है। तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि हमने वो मुहिम चलाई और टॉप 50 हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स में आए जिन्होंने कि कुप्रथा को रोका कि जॉइंट्स में किसी भी तरह का भेड़ के दूध की मालिश करना नुकसानदायक होता है। तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप एक हेल्थ संबंधित एक कुप्रथा को रोक पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, और उसके लिए आपका धन्यवाद है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि यूट्यूबर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई थी, मतलब कब आपने जाने, कोविड के टाइम पे शुरू किया था आपने? जब मैं 2005 में मुंबई में था तो वहां पर भी ब्रॉडबैंड तो था ही, तो हम लोग कॉलेज में यूट्यूब बनाते थे, लेकिन प्रॉब्लम यही होती थी कि सोशल मीडिया आम जनता को एक्सेस नहीं था। ये तो जब बाद में 2014-15 के आसपास 4G 5G इंडिया में लॉन्च हुए, और अब सब जानते हैं कि इंडिया में जो इंटरनेट है वो बहुत सस्ता है अगर हम कंपेयर करें बाकी विदेशों से। तो उस वक्त लोगों ने वीडियोस को देखना ज्यादा चालू किया और कोरोना के दौरान लोगों ने सोशल मीडिया काफी कंज्यूम किया, क्योंकि उस वक्त जो ट्रेडिशनल मीडियम थे वो इतने ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो लोग रॉ कंटेंट क्रिएट कर रहे थे अपने घरों पे बैठे बैठे और उसका रुझान तेजी से बढ़ा। तो उस दौरान मेरे चैनल की जो ग्रोथ है वो काफी हुई। सोशल मीडिया की पावर ये थी कि वैसे भी मैं लोगों को जाके 1 to 1 बताता था, हेल्थ कैंप करता था कि भाई सही चीजें क्या है, गलत कैसी है, लेकिन लोगों के पास पहुंचने का कोई बड़ा मीडियम नहीं था। लेकिन यूट्यूब की ताकत को मैंने पहचाना कि भाई यूट्यूब के द्वारा आप घर घर में पहुंच सकते हो। और आज जब फोन आते हैं अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से, वो लोग हिंदी भी नहीं बोलते तो डब करके या सबटाइटल से मेरे चैनल देखते हैं और भेजते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आप देखिए कि बांग्लादेश तक के, मतलब जहां जहां पे हिंदी बोली जाती है, कई बार तो मैं सरप्राइज रहता हूँ, ऐसी जगहों से फोन आते हैं। अभी रिसेंटली एक पेशेंट सिएटल यूएस से हमारे पास इलाज कराने आई हो, मैं भी सरप्राइज रह गया कि यूएस को छोड़ के आप इंडिया और जयपुर आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि सर वहां पर क्या है कि वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है, वहां पर कोई भी ट्रीटमेंट आज यूएस में आप कराना चाहते हो तो 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। वो काम आप राजस्थान में, जयपुर में आके 2 दिन में करा सकते हो, और जितना पैसा वहां लग रहा है उसे 10% भी यहाँ पे खर्च नहीं हो रहा है। तो अफोर्डेबल है, क्विक है, ग्रोइंग, हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी। और जैसा आपने बताया कि जो प्रेम आपको मिला आपके यूट्यूब चैनल की वजह से, कि जो भाषा नहीं समझते वो भी सबटाइटल से आपकी बात समझ रहे हैं और अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर के आ रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आखिरी सेगमेंट में आ गए, तो आपसे जानना चाहूंगा कौन सी गलतियां लोग कई बार कर देते हैं इसकी वजह से ऐसी इंजरीज हो जाती हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है, जिसके जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे, कोरोना के दौरान बहुत सारे ऐसे चैनल भी पॉपुलर हुए जिसपे कि उन्होंने क्विक फिक्स रेमेडी, जिसकी हम बात करते हैं कि आप 2 दिन में 6 पैक ऐप कैसे बनाएं या 4 दिन में मोटापा कैसे घटाएं, इस तरह की बातें करके और लोगों को गलत एक्सरसाइज बता देना या क्विक फिक्स ट्रिप दे देना कि आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए। कई बार स्टीरॉइड्स तक दिए गए लोगों को। तो इससे आज काफी सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने कोरोना के दौरान काफी स्टीरॉइड का सेवन कर लिया ताकि हमारी भी बॉडी फिल्म स्टार्स जैसी बन जाए, और उल्टा उनके हिप में प्रॉब्लम्स आ गई। एवियन की बीमारी आजकल काफी कॉमनली हमको देखनी पड़ रही है कोरोना के बाद। तो मैं यही कहूंगा कि सोशल मीडिया पे हर बात पे भरोसा करना भी ठीक नहीं है। आप ये देखिए कि जो
सलाह दे रहा है आपको सोशल मीडिया वो पे, कौन है? वो कितना एक्सपर्ट है, क्या वो इस चीज का स्पेशलिस्ट है, तब तो आप मानिए। और वो सिर्फ क्या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सलाह दे रहा है कि भाई मुझे इससे फायदा हुआ तो आपको भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक दवा एक इंसान के लिए दवा है तो दूसरे के लिए जहर भी बन सकती है। दूसरा, कोई भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। आप ये सोचिए कि आज हम जिन लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने बॉडी बनाई है, सिक्स पैक ऐप बनाया, तो उन्होंने कई सालों की मेहनत करी है और ग्रेजुअली करी है, ट्रेनर के अंडर रह के करी है। ऐसा नहीं कि आप खुद ही चालू हो जाएं, जल्दी से सिक्स पैक ऐप बनाने के चक्कर में आपकी कोई मसल्स पुल हो जाए या कोई इंजरी हो जाए और आपका पूरा कैरियर ही थ्रेटन्ड हो जाए। तो क्विक फिक्स पे मत जाइए और स्लो तरीके से जाइए, एक्सपर्ट की सलाह मानिए। चाहे वो सलाह आपको सोशल मीडिया से मिल रही है, चाहे आप सामने उसके साथ बैठ के सलाह ले रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जिससे आप सलाह ले रहे हैं क्या वो इस चीज का एक्सपर्ट भी है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवीन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते आते कोई आपकी ओर से आप एडवाइस देना चाहेंगे, ओवरऑल लोगों की फिटनेस बनी रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहें, उसके लिए? देखिए, मेरा यही सजेशन है कि काफी कोरोना के बाद लोगों में अवेयरनेस आई है हेल्थ के लिए, लोग एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, अपने खाने पीने का भी ध्यान दे रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस तो बढ़ी है। मैं यही कहूंगा कि अपनी बीमारियों के बारे में अवेयर रहें। अगर आप के कोई लक्षण आ रहे हैं तो समय पे डॉक्टर को जाके दिखाएं, क्योंकि सही डायग्नोसिस अगर सही टाइम पे हो जाता है तो इलाज भी संभव है। दूसरा, जब आप इलाज का चयन करें तो ये ना देखें कि हमारे पास में कौन सा है या हमारे नॉन कौन से हैं, क्योंकि हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। जो स्पोर्ट्स इंजरी है तो उनके लिए स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर पे अगर आप जाएंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। अगर आप देसी दवाइयों की तरफ जाते हैं, मालिश, पहलवान या कोएक्स के पास जाते हैं, तो उल्टा आपको हार्म भी हो सकता है। तो मैं दोबारा इस चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपका समय बचेगा और रिकवरी फास्ट होगी। क्या बात है। हमारे साथ में एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल के सीनियर ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन डॉक्टर नवीन शर्मा साहब आज जुड़े विजनरीज ऑफ राजस्थान के इस पॉडकास्ट में। और सर, आपकी यात्रा से जो मैंने सीखा है वो ये कि आप पैशन के साथ आगे बढ़िए, आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है इस सोच के साथ आगे बढ़िए, कंट्रीब्यूशन का विजन लेकर के आइए, तो आप अपने साथ साथ बहुत लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और जैसा सर ने कहा कि मैं जर्मनी में था, वहां सेटल हो सकता था, लेकिन अपनी मातृभूमि की ओर वापस लौटना था, अपने लोगों की मदद करनी थी, अपने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लानी थी। ये भाव हमेशा लेकर के चलिए, लाइफ आपकी जो है खुशहाल रहेगी और ऊपर वाली कृपा जो है आप पर बरसती रहेगी, आप लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहेंगे। सो विजनरीज ऑफ राजस्थान के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवीन शर्मा जी। आप ऐसे ही कमाल करते रहें सर, और मैं आरजे कार्तिक आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके यूट्यूब चैनल के जरिए आप करोड़ों लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाएं, सटीक बातें पहुंचाते रहें, जैसा कि आप प्रयास करें। थैंक यू। देखते रहिए हमारे साथ संजीवनी बिल्ड होम प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ राजस्थान, driven by Mahindra Electric SUVs. Good news partner Ritu IVF, energy partner INA Solar, knowledge partner Jamna Vidyapeeth, and our healthcare partner is Nivik Neurotrauma and Multi Speciality Hospital.